बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में। आज यहाँ पर देखेंगे पढ़ेंगे अधिशोषक समतापी। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अधिशोषण की क्रिया विधि, उसको हम लोग वहाँ पर पढ़े थे। आज उसी के आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे अधिशोषक समतापी क्या होता है, इसको हम समझेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं इसके हम फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताए थे कि यानी कि जो किसी सतह पर जो आकर के चिपकता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोष कहते हैं, और जिस पर चिपकता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो अधिशोषक है, अधिशोषक को हम यहाँ पर सपोज करिए जो ये हम पूरी जो हम लोग स्टडी करेंगे, ये पूरा स्टडी मान लेते हैं जो अधिशोषक है सॉलिड। यहाँ पर सपोज करिए ये अधिशोषक जो हमारा क्या है, ठोस है, सॉलिड। अब यहाँ पर जो इसके ऊपर यहाँ पर ये चपक रहा है, इसको मान लेते हैं ये क्या है, ये गैस है। यहाँ पर ये क्या है, ये गैस है। ये हमारा जो है अधिशोष है, अधिशोष है। और यहाँ पर ये जो सॉलिड यानी कि जिसमें चिपक रहा है वो क्या है, अधिशोषक, अधिशोषक। यहाँ पर इतना ध्यान देंगे कि ये जो पूरी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं कि अधिशोषक को हमने क्या माना है, ठोस माना है, और यहाँ पर जो ये इस पर इसके अधिशोष को हमने क्या माना है, गैस है। हमने माना है कि कोई गैस जो है किसी सॉलिड के सतहों पर वो आकर के एकत्रित हो रहा है, यानी कि कैसे तो उसके ऊपर चिपक रहा है। तब यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस जो हो रही है इसको मान लेते हैं उस समय ये नियत ताप, ये पूरी प्रोसेस जो हो रही है ये नियत ताप पर होगा। नियत ताप का मतलब वहां पर ताप को स्थिर किया गया है, ताप एक स्थिर कर दिया गया है। और दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर ये चिपक रहा है वो कुछ दाब से चिपक रहा होगा, यानी कि दाब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। यहाँ पर यानी कि दाब में परिवर्तन यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन जो ये पूरी प्रोसेस जो हो रही है नियत ताप पर होगा। यानी कि यहाँ पर दाब जो है, दाब को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दाब अर्थात यहाँ पर P ज्यादा भी हो सकता है, P कम भी हो सकता है, और P जो है मध्यम भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो पूरी प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, तो इसी पूरे प्रोसेस को ही यानी कि यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अधिशोषक समतापी कहते हैं। अब उसी को यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा गया है, उसी को ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखे अधिशोषक, अधिशोषक ये हमारा क्या है, अधिशोषक। अधिशोषक द्वारा अवशोषित, अधिशोषक द्वारा अवशोषित गैस की मात्रा, जो यहाँ पर ये गैस यहाँ पर एकत्रित हो, गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर, यहाँ पर ये जो है इसका जो है ये ताप को क्या किया गया, नियत किया गया है, स्थिर किया गया है। जो पूरी प्रोसेस पूरी स्थिर है तो ताप और दाब के साथ परिवर्तन, लेकिन जो यहाँ पर दाब है जो इसमें दाब में परिवर्तन किया जा रहा है, तो यानी कि दाब के साथ परिवर्तन एक वक्र के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। ये चीज समझ में आ गया है। अब इसी को यहाँ पर समताप, यहाँ पर वक्र के माध्यम से जो व्यक्त किया जा सकता है, इसी को आगे यहाँ पर वैज्ञानिक ने फ्रेंडलिक ने समतापी वक्र पर बताया। 1909 में इनके द्वारा ठोस अधिशोषक, ये जो है ये पूरी प्रोसेस जो हो रही है ये सॉलिड में हो रहा है, यानी कि ठोस पर हो रहा है। तो यानी कि इनके द्वारा ठोस अधिशोषक के द्वारा एक निश्चित तापमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा, जो अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब के मध्य, जो दाब को घटाया बढ़ाया जा रहा है, दाब के मध्य एक परियोग पर आधारित संबंध दिया। उसको हम लोग यहाँ पर उन्होंने ये चीज बताया, इसके आधार पर एक प्रयोग के आधार पर एक उन्होंने अपना फार्मूला दिया। उस फार्मूला उन्होंने क्या दिया, x/m
इज यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर P1/n, P पावर 1/n। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ पर जो x/m लिखे हैं इसको समझेंगे। x हम मान लेते हैं जो ये पूरा ये गैस की मात्रा है, x हमारा ये क्या है, ये गैस की, इसको हम मान लेते हैं ये जो गैस यहाँ पर एकत्रित हो रहा है उसको मान लेते हैं यहाँ पर x है, और जिस पर ये अधिशोषक यानी कि m जो है, m यहाँ पर अधिशोषक पर इसकी मात्रा है, यानी कि अधिशोषक की द्रव्यमान, अधिशोषक की द्रव्यमान जिस पर ये गैस जो है एकत्रित हो रहा है, उसी को यहाँ पर ये मान लेते हो क्या है, m, यानी कि यहाँ पर ये m क्या है, m देखेंगे यहाँ पर जो लिखा गया है m जो है यहाँ पर अधिशोषक की द्रव्यमान है जिस पर ये गैस जो है क्या हो रहा है, संचित हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, उसी को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो यानी कि x यहाँ पर एक जो है एक गैस की मात्रा है, गैस की मात्रा है, और यहाँ पर m क्या है, m यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर जो है ये अधिशोषक की द्रव्यमान, यहाँ पर अधिशोषक का द्रव्यमान जिस पर ये गैस, जिस पर गैस जो है ये क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, यानी कि जिस पार्ट पर ये गैस एकत्रित हो रहा है वो हमारा अधिशोषक का ये द्रव्यमान है, यानी कि जिस पर ये गैस जो है संचित हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे P क्या है, P हमारा यहाँ पर ये देखेंगे ये दाब। अब आगे समझेंगे हम इस फार्मूले को, ये चीज समझ में आ गया होगा कि x क्या है, m क्या है, p क्या है। अब आगे चलते हैं, इस फार्मूले को हम यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x/m इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, k, यहाँ पर हो जाएगा P पावर 1/n, ये हमारा m है। अब यहाँ पर देखेंगे जहां पर k और n क्या है, जहां देखेंगे जहां k और n क्या है, ये नियतांक है, जहां पर k और n ये देखेंगे ये नियतांक, एक गैस पर निर्भरता होता है, ये देखेंगे एक गैस पर निर्भरता करता है, यानी कि यहाँ पर एक गैस के ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ पर ये अधिशोषक गैस पर निर्भरता है, जो ये अधिशोषक पर, यानी कि यहाँ पर देखेंगे जो अधिशोषक है, ये k और n नियतांक है जो गैस पर निर्भर करते हैं, यानी कि यहाँ पर गैस पर निर्भर करते हैं जो अधिशोषक पर ये आकर के क्या होते हैं, संचित होते हैं, वो यहाँ पर k और यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, नियतांक है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर जो लिखा गया है, इसी फार्मूले को यहाँ पर ये 3 केस है, यहाँ पर उसको समझेंगे। एक तो यहाँ पे हम शुरुआत में बताए थे, यहाँ पर दाब को परिवर्तित करेंगे, दाब को धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे सपोज करिए सबसे पहला कंडीशन ये मान लेते हैं कि जो यहाँ पर ये पार्टिकल यहाँ पर आके इसके ऊपर एकत्रित हो रहा है, मान लेते हैं उस समय निम्न दाब, निम्न दाब। 3 कंडीशन हो सकता है, या तो निम्न दाब हो, या तो मध्यम दाब हो, या तो उच्च दाब हो। ये 3 कंडीशन हो सकता है जो यहाँ पर, यानी कि निम्न दाब पर यहाँ पर एक गैस जो इसके ऊपर एकत्रित हो रहा है, उच्च दाब पर इसके ऊपर जो एकत्रित हो रहा है, और मध्यम दाब पर जो एकत्रित हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे निम्न दाब की बात कर रहे हैं, निम्न दाब पर, यानी कि निम्न दाब पे यहाँ पर देखेंगे जो 1/n की वैल्यू होगा, 1/n इज इक्वल टू उस समय यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। इसको याद रखेंगे कि निम्न दाब पर 1/n की वैल्यू जो होती है ये कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तब जब यहाँ पर ये 1/n होगा तब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, तब यहाँ पर इस फार्मूले को क्या लिख सकते हैं, x/m
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा k और इसका पावर 1 हो जाएगा, यानी कि p पावर 1, यानी कि इसका पावर 1 का मतलब इसको पावर से कोई मतलब नहीं, पावर 1 रहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि x अपान m, या इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं x अपान m, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निशान लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p। इस फार्मूले को हम जो है अब यहाँ पर ये तो पहला कंडीशन था, ये निम्न दाब पर हमने बोला कि यहाँ पर 1 अपान n इक्वल टू उसकी वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तब यहाँ पर x अपान m की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो जिसको हम लिख सकते हैं x अपान m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अब यहाँ पर उसी के आगे हम देखते हैं कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये हो सकता है कि जो इस पे अधिशोषक पर मान लेते हैं यहाँ पर उच्च दाब, यहाँ पर क्या है उच्च दाब, सपोज करिए यहाँ पर उच्च दाब पर जो होता है 1 अपान n की वैल्यू 1 अपान n की वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तब जो होगा इस कंडीशन में x अपान m की वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा k इंटू p पावर कितना हो जाएगा 0, जिसका पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, अर्थात p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा x, इसी को सिंपलाइज करके लिखते हैं x अपान m इक्वल टू क्या हो जाएगा k, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसी को ऐसे लिख सकते हैं x अपान m इक्वल टू नियतांक, ठीक। अब इसी को हम आगे लिखते हैं, इधर लिख देते हैं, अब इसी को मान लेते हैं यहाँ पर ये मध्यम दाब, यानी कि मध्यम दाब पर यहाँ पर क्या होगा, अब यानी कि यहाँ पर जो अधिशोष जो है अधिशोषक पर जो यहाँ पर चिपक रहा है, तो यहाँ पर उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में n इज ग्रेटर देन किससे होगा, n इज ग्रेटर देन यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर कह सकते हैं n इज ग्रेटर देन 1, तब यहाँ पर n जो है बड़ा है, तो उस केस में जो होगा यहाँ पर क्या होगा x अपान m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा p1 अपान n, क्योंकि यहाँ पर n इज ग्रेटर देन, n का मान कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर उसी को हम लिख रहे हैं, चलिए नीचे ही लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x अपान m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू p1 अपान n, ये यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि ये हमारा एक फार्मूला यहाँ पर ये मिला है, x अपान m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p और x अपान m ये बराबर क्या है नियतांक, और ये तीसरा कंडीशन हमको क्या मिला है यहाँ पर x अपान m इज इक्वल टू k इंटू p1 अपान n, ये तीसरा कंडीशन मिला है। इन तीनों फार्मूले को हम यहाँ पर याद रखें। अब ये जो तीनों फार्मूला यानी कि यहाँ पर मिला है, यहाँ पर ये निम्न दाब, उच्च दाब और मध्यम दाब, इसको हम यहाँ पर फ्रेंडलिक में, इन फ्रेंडलिक समतापी वक्र में, यानी कि इन तीनों में एक ग्राफ बनाया, इन तीनों में एक ग्राफ बनाया, तो यहाँ पर वो ग्राफ मान लेते हैं कुछ इस टाइप से था, ये ग्राफ मान लेते हैं, यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में एक यानी कि एक y एक्सिस होगा, एक क्या होगा z एक्सिस होगा, x एक्सिस और यहाँ पर z एक्सिस, तो यानी कि एक जो इन्होंने खींचा x y एक्सिस को x अपान m उन्होंने मान लिया, और इधर जो है इन्होंने इसको क्या मान लिया दाब मान लिया, यानी कि दाब जो है जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे हमारा दाब क्या हो जाएगा बढ़ता जाएगा, और इधर जाएंगे तो दाब क्या होगा घटेगा, इसको याद रखें। अब उसी को हम यहाँ पे ग्राफ में यानी कि जो निम्न दाब और उच्च दाब ये सभी यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है, तो उसी को हम यहाँ पर ग्राफ में कैसे दिखाएंगे उसको यहाँ पर ध्यान दें। सपोज करिए सबसे पहले हम यहाँ पर निम्न दाब की बात करते हैं,
यहाँ पर हम जो है सबसे पहले निम्न दाब की बात करें। निम्न दाब में देखिए क्या आया है कि 1/m, तब यहाँ पर x/m इक्वल टू हो जाएगा k इंटू p या x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यहाँ पर ये देखिए दोनों क्या है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x/m और p क्या है, आपस में ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होता है। यानी कि जब यहाँ पर ये, इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पर ये दाब को बढ़ाएंगे तो ये भी इसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, और इसका मान बढ़ेगा तो ये भी इसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि ये दोनों के समानुपाती कह सकते हैं। तो समानुपाती को हमेशा जो है कुछ इस टाइप में कर्व में खींचा है, जो समानुपाती का ग्राफ बनाया जाता है तो इस टाइप से ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये यहाँ तक कि हमारा क्या था, ये यहाँ पर ये हमने निम्न दाब को दर्शाया है। जो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक की बात किया हमने, अर्थात x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, p। जो ये ग्राफ यहाँ तक क्या खींचा गया है कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पर p के। अब यहाँ पर देखिए निम्न दाब के बाद क्या आता है, मध्यम दाब आता है। हमने यहाँ पर उच्च दाब लिख दिया है, लेकिन निम्न दाब के बाद फिर क्या आता है, मध्यम दाब आता है। तो मध्यम दाब में यहाँ पर देखेंगे, मध्यम दाब में क्या है, ये x/m, यहाँ पर ये आया है k इंटू p 1/n। यहाँ पे n क्या है, ग्रेटर है, यहाँ पर n जो है n की वैल्यू ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर ये बात करें मध्यम दाब का, यहाँ तक तो था यहाँ पर ये निम्न दाब का, यहाँ पर बात करते हैं मध्यम दाब। मध्यम दाब का ग्राफ कुछ देखेंगे, कुछ हमारा इस टाइप से बनेगा ऐसे। ये जो हमारा बना है ये देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये मध्यम दाब है। यानी कि यहाँ पर ये क्या है, ये जो ग्राफ बना है x/m इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू यहाँ पर हो जाएगा p 1/n। ये जो यहाँ पर ये बीच का ग्राफ दिख रहा है। अब उसके बाद देखते हैं तीसरा वाला हमारा क्या आता है, उच्च। यहाँ पर क्या आता है, उच्च दाब। उच्च दाब में देखिए यहाँ पर आया है, उच्च दाब में क्या आया है, यहाँ पर x/m क्या है, यहाँ पर ये देखेंगे ये नियतांक x/m, यानी कि x/m की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे दाब का कोई प्रभाव नहीं। यानी कि दाब को अगर 10 है तो यहाँ पर एक नियत रहेगा दाब उस समय। ये जब यहाँ पर ये देखेंगे जब उच्च दाब होगा उस समय दाब जो होगा एक लय में होगा। कहने का मतलब जो यहाँ से ग्राफ बनेगा, एक यहाँ पर एक स्ट्रेट में बनेगा ऐसे। ये जो हमारा लाइन बना है यहाँ पर ये उच्च दाब, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 10 है, सपोज करिए यहाँ पर दाब जो है 10 है, और यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा। कहने का मतलब सभी जो है क्या है, सभी एक नियतांक है। यानी कि यहाँ पर सभी जो है यहाँ पर दाब की वैल्यू क्या होगी, सभी जगह सेम होगा। तो यानी कि ये जो ग्राफ यहाँ पर खींचा गया है ये क्या दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ क्या दिखा रहा है, x/m इक्वल टू दिखा रहा है नियतांक। ये चीज समझ में आया होगा। यानी कि ये जो ग्राफ बना है, ध्यान देंगे, ये जो ग्राफ बना है ये हमारा क्या है, उच्च दाब है। ऊपर हम लिख देते हैं, ये जो पूरा इधर का पार्ट है ये देखेंगे उच्च दाब का है, और ये जो देखेंगे ये मध्यम दाब का है, मध्यम दाब है, और बाकी निम्न दाब का इधर हमने दर्शाया है। तो यानी कि यहाँ पर x/m और ये दाब, यानी कि इन दोनों के बीच में फ्रेंडलिक ने कुछ इसी को यहाँ पर दिखाया। तो इसी ग्राफ को कहते हैं फ्रेंडलिक समतापी वक्र। इसी ग्राफ को क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसी ग्राफ को यहाँ पर, एक ग्राफ क्या है, फ्रेंडलिक, यहाँ पर क्या है, फ्रेंडलिक समतापी वक्र, समतापी वक्र।
ये चीज यहाँ पर ये जो ग्राफ बनाया गया है, एक ग्राफ हमारा क्या है, फ्रेंडलिक समतापी वक्र है। इसी को ही यहाँ पर फ्रेंडलिक ने समतापी वक्र पर दाब को यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे दाब को यहाँ पर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस अधिशोषण की इस पर अधिशोषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर ये जो पूरी प्रोसेस हो रहा है, इस समय यहाँ पर ये ताप को स्थिर रखा गया है। इस समय ताप को स्थिर रखा गया है। ताप यहाँ पर क्या है, स्थिर है। जो पूरी प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है ये क्या है, यहाँ पर ताप को एक स्थिर रखा गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इतना जो है आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि हम इसी के आगे इस फार्मूले को और आगे बढ़ाएंगे। इतना तो यहाँ पर ये था कि अधिशोषण समतापी क्या होता है, ये हमने समझ गए। अब यहाँ पर दूसरी चीज, अधिशोषण समतापी पर फ्रेडलिक ने एक समतापी वक्र दिया जिसको हम इस ग्राफ में किस प्रकार से उनका ग्राफ बना था यहाँ पर हमने वहां पर दिखाया है। अब इसी के आगे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, इस इधर के पार्ट को हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। अब इसी को देखेंगे, हम यहाँ पर फार्मूला लिखे थे, यहाँ पर लिखे थे x अपान m, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा इक्वल टू लगा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, p1 अपान क्या हो जाएगा, p पावर 1 अपान n हो जाएगा। अब इसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का यहाँ पे लघु गुणक करेंगे। लघु गुणक का मतलब यहाँ पर लाग लेंगे। अब यहाँ पर वही चीज लिख रहे हैं, दोनों ओर लघु गुणक लेने पर, अब यहाँ पर लघु गुणक का मतलब यहाँ पर यह log से मतलब है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका हम log लेंगे तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा log x अपान m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log k इंटू p पावर 1 अपान m। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर से यहाँ पर ये लिखा हो, यहाँ पर जैसे कोई भी फार्मूला यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर log x, यहाँ पर लिखा हो log x y इज इक्वल टू, यदि इसका हम log में बदलेंगे तो हो जाएगा क्या, log x प्लस log y, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे देखिए, अब यहाँ पर इसको हम क्या मान लेते हैं, ये x है, इतने को क्या मान लेते हैं, y। अब यहाँ पर इसी को क्या हो जाएगा, log x अपान m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर log ये हो जाएगा k प्लस यहाँ पर हो जाएगा log, यहाँ पर हो जाएगा p1 पावर m। यहाँ पर ये चीज इसी फार्मूले पे हमने यहाँ पर तोड़ा है। अब इसी को हम ये इस फार्मूले में फार्मूला जो होता है तो उस फार्मूले को हम यहाँ पर एक फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर ये होता है log, एक फार्मूला और होता है log x पावर y। log x पावर y अगर से है तो इसको हम किस प्रकार, जो पावर होता है उसको log के पहले यानी कि y log क्या होता है x। इस फार्मूले पे आगे हम जोड़ रहे हैं यानी कि ये पावर क्या है y, इसको हम आगे कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x अपान m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log k प्लस ये देखेंगे 1 अपान m क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा log t। इस फार्मूले को यहाँ पर याद रखेंगे। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे log x अपान m इज इक्वल टू क्या, इसको हम इधर लिख लेते हैं 1 अपान m log p, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा log k, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इस समीकरण को यहाँ पर लिखेंगे, इस समीकरण को
इस समीकरण को y = mx + c से तुलना करने पर ये बहुत इसमें बहुत से यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर बहुत कई बार आ चुका है। ये चैप्टर नंबर 4 में हम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें ये यहाँ पर y = mx + c, यहाँ पर ये जो समीकरण है ये समीकरण को रेखा समीकरण कहते हैं। रेखा नीचे लिख रहे हैं, इस समीकरण को रेखा समीकरण कहते हैं। अब इस समीकरण से इसको तुलना करना है। अब इसमें तुलना करेंगे, यहाँ पर ये चीज हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं इधर पर। अब आगे देखेंगे, जो यहाँ पर ये फार्मूला आया है। अब यहाँ पर देखिए ये y = ये है और mx जो है ये है, और यहाँ पर देखिए c हमारा क्या है, ये हमेशा जो है यहाँ पर जो रेखा प्रवणता में खींचा जाता है, हमेशा जो है ये c की वैल्यू यहाँ पर खींचा जाता है। यानी कि वहाँ पर हम चैप्टर नंबर 4 में जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि यदि x और y के बीच में यदि हम कोई ग्राफ खींचते हैं, यदि हमको c की वैल्यू वहाँ पर निकालना है तो उस समय हम देखते हैं यदि m की वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है, तो हमारा जो है यदि m = क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, तब ये रेखा हमारा कुछ इस तरह से होगा। यदि यहाँ पे m की वैल्यू निगेटिव होगा तो हमारा ग्राफ किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अब उसी को हम कंपैरिजन करते हैं। यदि चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, यहाँ पर बहुत टफ नहीं है। यहाँ पर देखेंगे y = mx + c, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि y = यहाँ पर क्या है, log x/m, यानी कि हम यहाँ पर देखिए हम दो ये ग्राफ यहाँ पर खींच रहे हैं, यानी कि एक को हमने क्या माना है यहाँ पे log x/ क्या है, m। यहाँ पर ये क्या माने हैं, log x/m, और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा p, यानी कि दाब में, यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये log x/m है और दूसरा जो है यहाँ पर ये log p कह सकते हैं। यहाँ पर ये log p, ये log x, यानी कि इन दोनों के बीच में ग्राफ जो खींचा जाएगा तो यहाँ पर ये इससे तुलना करेंगे यहाँ पर, तो उसको हम जिसको ग्राफ खींचते हैं वो c की वैल्यू दिखाते हैं। इसमें c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, c की वैल्यू log k, यहाँ पर लिखेंगे log k को। अब यहाँ पर देखिए log k, अब log k की वैल्यू खींचने के लिए हम m की वैल्यू देखते हैं। m क्या है यहाँ पर, ये m यहाँ पर n/n, यानी कि m यहाँ पर क्या है, n/n। ये पॉजिटिव में है कि निगेटिव में, पॉजिटिव में है, इसलिए यहाँ पर जो ग्राफ खींचा जाएगा ये ग्राफ हमारा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो n/n, ये जो है ग्राफ ये प्रदर्शित कर रहा है। ये चीज इतना यहाँ पर याद रखेंगे। अब हम इसी के आगे जो है बात करेंगे कि विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। इसी के आगे इधर इतना चीज आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम आगे थोड़ा सा और इसमें जिक्र करेंगे। यही चीज ये तो था अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कोई गैस जो है वो सॉलिड पर आके सॉलिड के सतहों पर हो रहा है। अब उसी को यदि यही प्रोसेस क्या हो, विलयन में, यानी कि जैसे हम आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में कि उसमें यदि हम चाक को किसी स्याही में यदि डिप करें, डिप करने के बाद वो देखेंगे वो क्या हो जाता है, चाक की ऊपरी सतह क्या हो जाती है, नीला हो जाता है, अंदर का पार्ट क्या होता है, गीला होता है। यानी कि वही चीज अब किसी सॉलिड को विलयन के अंदर यदि हम उसको करें तब उसमें यहाँ पर अधिशोषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी को हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। विलयन प्रावस्था में अधिशोषण, विलयन प्रावस्था
में अधिशोषण, यहां पर विलयन प्रावस्था में अधिशोषण क्या होगा उसको यहां पर ध्यान देंगे। यहां पर देखेंगे अगर से यही चीज विलयन प्रावस्था में अधिशोषण हो तो उसके लिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, ठोस विलयनों से भी घुले हुए पदार्थ का अधिशोषण कर सकते हैं। इसमें दाब के स्थान पर विलयन की सांद्रता को लिया जाता है। इस फार्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। जो यहाँ पर इस फार्मूला क्या था, यहाँ पर x/m यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t अपॉन क्या था n, इसी को इंप्लाइज करके यहाँ पर x/m इक्वल टू k इंटू p 1/n। यहाँ पर हमने बोला है जब यही चीज क्या हो विलयन में हो, तो यानी कि जब ठोस जो है किसी विलयन में बोला, जैसे हमने उदाहरण दिया था जैसे चाक को उस स्याही में डिप किया गया था तो उस समय घुले हुए पदार्थ का अधिशोषण कर सकते हैं। तो इसमें दाब के स्थान पर विलयन की सांद्रता को लिया जाता है। सांद्रता को यहाँ पर c से प्रदर्शित करेंगे, अर्थात यहाँ पर जो फार्मूला हमारा बनेगा, जो हमारा फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर x/m, x/m यहाँ पर इक्वल टू k इंटू या ऐसे इक्वल टू लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं k इंटू p के जगह पर क्या लिखेंगे c 1/n। यहाँ पर ये दाब की जगह पर हम किस चीज को लिखेंगे, p को लिखेंगे, जहां पर ये c क्या दर्शाता है, जहां पर c क्या है, जहां पर c देखेंगे, ये c देखेंगे विलयन की क्या है अधिशोषण के बाद सांद्रता, अधिशोषण के बाद सांद्रता, सांद्रता जो देखेंगे यहाँ पर पूर्ण सांद्रता पूर्ण होने के बाद जो है पूर्ण होने अधिशोषण के बाद जो है सांद्रता पूर्ण होने के बाद का है सांद्रता पूर्ण, सांद्रता जब यहाँ पर सांद्रता अधिशोषण के बाद जो है जब सांद्रता पूर्ण रूप से यहाँ पर हो जाता है तब यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये अधिशोषण यहाँ पर ये इसको हम क्या प्रदर्शित करते हैं c। यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया होगा, ये अक्सर यानी कि यहाँ पर दाब की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं अधिशोषण के बाद सांद्रता पूर्ण होने के बाद कह सकते हैं बाद सांद्रता, वर्ड बड़ा अधूरा लग रहा है ये। अब यहाँ पर देखेंगे इसी को अगर से हम यहाँ पर लिखें तो लाख के रूप में डायरेक्ट हम यहीं पर लाख के रूप में लिखते रहे जो ऊपर आया था, तो लाख के केस में लिखेंगे यानी कि यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ यहाँ पर लगभग लेने पर तो पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा log x/m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर log k प्लस यहाँ पर ये आगे आ जाएगा 1/n log c। ये हमने वर्ड यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि ऊपर इसके हमने सॉल्व करके बताया था किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये था यहाँ पर अधिशोषण समतापी वक्र यानी कि फ्रेडरिक समतापी वक्र, ये आप लोग समझ चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे जो है इसके आगे नेक्स्ट बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।